हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर आज का चैप्टर। 2470 झुरोंग क्लैन। 1। वो हवा में दिखने वाली स्पेस फ्रैक्चर लाइंस थी, जैसे दो अदृश्य उल्काएं सड़क को चीरती हुई निकल गई हों। जहां जहां वो गुजरी, वहां की स्टील बार्स सीधे उखड़ गई और सीमेंट पल भर में भाप बनकर उड़ गया। हवा में टूटे हुए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पागलों की तरह उन दरारों में भरने लगे, जिससे डरावनी लो फ्रिक्वेंसी गूंज पैदा हुई। पूरा इलाका ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे टुकड़ों में काट दिया हो, और किनारे झुलसी हुई सफेद रोशनी से चमक रहे थे। ये ज़हूरों योद्धाओं में से एक स्पेस टाइप एबिलिटी यूजर की ताकत थी, और उसकी स्पेस पावर में भी भयंकर स्कोर्चिंग हीट मिली हुई थी। जैसे ही सुजाकू दोबारा हमला करने वाली थी, तो युनलिए ने जोर से कहा, "ये मुझे करने दो।" तो युनलिए दहाड़ा, एक कदम आगे बढ़ा, और उसकी छाती की आग मानो पेट्रोल डालते ही भड़क उठी। वल्कैन एक्सप्लोजन। उसकी मुट्ठी आगे बढ़ी और हवा में दर्जनों नोड्स एक के बाद एक फट पड़े, जैसे खाली अंतरिक्ष में लगातार धमाके हो रहे हों। भयंकर एक्सप्लोसिव प्रेशर ने एक विशाल कीप जैसी शॉकवेव बनाई, जिसने दोनों स्पेशल रिफ्ट्स को जबरदस्ती पीछे धकेल दिया और फिर उन्हें बेरमी से आपस में भिड़ा दिया। बूम! दोनों स्पेस रिफ्ट्स टकराकर एक विशाल, दहकते हुए सफेद फूल की तरह फट पड़े। दूसरे ज़हूरों योद्धा का हमला तो युनलिए ने सबसे उग्र और हिंसक तरीके से पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दिया। उधर बैटलफील्ड पर आग के स्तंभ पर खड़ा तीसरा योद्धा पहले ही आगे बढ़ चुका था। उसके हाथों में कोई हथियार नहीं था, सिर्फ उसकी भुजाएं। उसकी उंगलियां सामान्य से आधा इंच लंबी थी, हड्डियां मोटी और भारी, और उंगलियों के सिरे ऐसे लगते थे जैसे लाल गरम लोहे को ठंडा करके बना दिए गए हों। उसने अपनी बाहें फैलाई, मानो पूरे शहर को गले लगाना चाहता हो, और फिर हथेलियां नीचे की ओर कस दी। उसने चारों दिशाओं से फ्लैमेबल फैक्टर्स खींच लिए। इमारतों के अंदर बची गैस, सड़क की दरारों से उठती भाप, स्ट्रीट कॉर्नर के बिजली बॉक्स की चिंगारियां, हवा में उड़ती धूल में मिला इंसानी फैट, हर वो चीज जो जल सकती थी, मानो हर सूक्ष्म जगह से छील कर निकाली जा रही हो, और उसकी हथेली में जमा होकर एक डरावना, गहरा लाल दिल बन गई। वो हंसा और बोला, "तुम्हारी आग की ताकत, तुम्हें ही लौटाता हूं।" तो युनलिए एक कदम साइड में गया। उसकी पीठ एक काले, सींग वाले बैल की तरह तन गई। उसने दोनों मुट्ठियां जोर से भिड़ाई। भयंकर लपटें भड़क उठीं और टकराव से आधा गोल वैक्यूम जोन बन गया। एक फायर टाइप एबिलिटी यूजर होने के नाते उसे अच्छे से पता था कि सामने वाले की हथेली में जमा वो पदार्थ कितना खतरनाक है। अगर वो गिर जाता तो पूरा एक शहर ब्लॉक पहले अंदर से खाली हो जाता और फिर जलकर राख बन जाता। सुजाकू उसके बगल में खड़ी थी। उसकी उंगलियों पर फिर से हल्की आइस ब्लू चमक उभर आई। उसकी हथेली से एक अकेला, बर्फीला नीला पंख उठा, नाजुक, घूमती हुई हवा की तरह। फिर एक एक करके उसके पंख हवा में बिखरने लगे। पूरा सामने का इलाका मानो नीली बर्फबारी से भर गया हो, बिल्कुल खामोश। वो नीली बर्फबारी एक तूफान में बदल गई, जिसने ज़हूरों योद्धा को पूरी तरह घेर लिया। उसकी हथेली में जमा सारा दहकता हुआ पदार्थ पल भर में अपनी सारी ऊर्जा खो बैठा और जली हुई राख में बदल गया। तीसरे योद्धा की आंखें पहली बार हल्की सी सिकुड़ी। काफी हुनर है। सारे ज़हूरों योद्धाओं की नजर अब सुजाकू पर टिक चुकी थी। इस जमीन पर रहने वाली औरत की ताकत हमारी ज़हूरों जाति की काफी बड़ी काउंटर लगती है। कोई बात नहीं, किसी ने ठंडे स्वर में कहा, इसकी ताकत भी कुछ खास नहीं, यही मार देते हैं। चौथा ज़हूरों योद्धा आगे बढ़ा। उसके हेलमेट पर लंबी,
पतली आग की धार जैसी क्रेस थी, मानो उल्टी धूमकेतु की पूंछ। अब मेरी बारी। उसने हवा में बड़ी सी तिरछी कट लगाई। मैं खुद को एक ऐसी अत्यंत गर्म ज्वाला में बदल दूंगा, एक ऐसी तलवार जो हर चीज को काट दे। पल भर में दूर पहाड़ों से लेकर शहर तक आसमान में एक बेहद पतली लेकिन गहरी लाल डायगोनल लाइन उभर आई। जहां से वो गुजरी, पहाड़ की ढलान एकदम सपाट कट गई। शहर के किनारे का हाई स्पीड रेल ब्रिज बिना धमाके, बिना चीख पुकार के, बस चुपचाप झुककर गिर पड़ा। सिर्फ धातु के घिसटने की लंबी उदास आवाज रह गई। जब तापमान एक सीमा पार कर जाए तो ऊर्जा की शुद्ध ताकत ही हर चीज को काटने के लिए काफी होती है। वो आग की धार सुजाकू और तू युनलिए की तरफ तेजी से बढ़ी। सब कुछ पलक झपकते ही हुआ। आग की धार छूने से पहले ही सुजाकू ने अपनी त्वचा पर चुभन महसूस कर ली। एक पल की भी देरी किए बिना सुजाकू के पूरे शरीर से भयंकर आइस ब्लू फ्लेम्स फूट पड़ी। उसके पीछे एक विशाल बर्फीला नीला वर्मिलियन बर्ड आसमान में गर्जना करता हुआ उभरा। आइस प्रिजन फॉलन फेदर्स। हवा में न जाने कहां से अनगिनत बेहद बारीक, लगभग अदृश्य नीले पंख प्रकट हो गए। पूरा अंतरिक्ष नीली रोशनी में नहा गया। पंख हर तरफ उड़ने लगे। आग की तेज धार आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो वर्मिलियन बर्ड के डोमेन में पहुंची, उसकी सारी ऊर्जा पूरी तरह निकल ली गई। मेरे हमले तक को चौथा ज़हुरोंग योद्धा अब शांत नहीं रह पाया। उसकी ज्वाला में तलवार हीरे तक को काट सकती थी, लेकिन सामने वाली ने उसे टकराकर नहीं रोका, बल्कि गिरते गिरते उसकी सारी ऊर्जा सोख ली। ये लगभग अनसॉल्वेबल था, पूरी तरह ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों। अब सुजाकू सभी ज़हुरोंग योद्धाओं के लिए असली खतरा बन चुकी थी। और वो यही नहीं रुकी। सिर्फ बचाव काफी नहीं था, उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी और उसकी उंगलियां लगातार चल रही थी। आसमान से आइस ब्लू फेदर्स की बारिश होने लगी। हर पंख एक एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैरियर था। वो पंख सैनिक के कंधे, कोहनी, कलाई और उंगलियों पर आकर टिक गए। हर जॉइंट की हीट पावर खामोशी से समय की एक इकाई में खिंचती चली गई। उसकी कलाई ऐसे लग रही थी जैसे अदृश्य ठंडी हथकड़ियों में जकड़ गई हो। ज़हुरोंग योद्धा पूरी तरह चौंक गए। उनके शरीर में तेज ठंड दौड़ गई, होंठ नीले पड़ गए और वो कांपने लगे। नहीं, उसकी ताकत को उन्हें छूने मत दो। एक ज़हुरोंग योद्धा दहाड़ा। उसी पल तो युनलिए गरजा और मौके का फायदा उठाकर साइड से टूट पड़ा। वल्कन फ्लेम बर्स्ट। सिर्फ कुछ 100 मीटर की दूरी से उसकी मुट्ठी सीधे चौथे ज़हुरोंग योद्धा के सीने में जा लगी। लाल किरमिजी लपटों का अंतहीन तूफान एक सीधी रेखा में सिमटकर टकराया। धड़ाम, उसका सीना धंस गया। वो पीछे की ओर उड़ता हुआ अभी भी गीले मोल्टन पूल में जा गिरा। आधा शरीर लावा में डूब गया और सिर्फ एक दबा हुआ गुस्से से भरा गर्जन रह गया। अब क्लेयाम शुरू करते हैं। इन हरामियों को मार डालो। तो युनलिए दहाड़ा। यही तो मैं भी सोच रही थी। सुजाकू ने सिर हिलाया। दोनों को अब ज़हुरोंग योद्धाओं की ताकत का अंदाजा हो चुका था। उनकी एबिलिटी इंडेक्स करीब 20,000 के आसपास थी। दोनों मिलकर पूरी तरह मुकाबला करने में सक्षम थे। और सबसे अहम बात, ये फायर टाइप जाति सुजाकू के लिए नेचुरल पावर सोर्स थी। उसकी ताकत उन्हें पूरी तरह दबा रही थी। अपने साथी को बुरी तरह घायल होते देखकर बाकी 4 ज़हुरोंग योद्धाओं की आंखें भी ठंडी हो गई। अब खेल खत्म करने का वक्त आ गया है। चैप्टर 2471 दी झुरोंग क्लैन 2। युद्ध भूमि आग और बर्फीली ठंड से पूरी तरह फट चुकी थी। सुजाकू और तू युनलिए पहले ही 5 ज़हुरोंग योद्धाओं से भीषण लड़ाई में उलझ चुके थे। हवा टेढ़ी मेढ़ी होकर मरोड़ खा रही थी। सड़कें जलकर काली जमीन बन चुकी थी और ढहती हुई गगनचुंबी इमारतें दहाड़ते हुए लावे में गिर रही थी। हर तरफ क्यामत जैसा मंजर था। सुजाकू का शरीर आग
और बर्फ के बीच लगातार बदल रहा था। उसके चारों ओर नीली सुजाकू फैंटोम लिपटी हुई थी। नीली ज्वालाएं उग्रता से जल रही थी, पूरे शहर को रोशन कर रही थी। ये साधारण आग नहीं थी, ये ऐसी आग थी जो दूसरी आग को निगल सकती थी। हर बार जब वो हाथ घुमाती, हवा की सारी हीट एनर्जी सोख ली जाती और नीली रोशनी में बदलकर अनगिनत आइस फेदर्स में बिखर जाती। जहां भी वो बर्फीले पंख गिरते, वहां का तापमान सीधा माइनस सैकड़ों डिग्री तक गिर जाता और पिघला हुआ लावा तक नीले क्रिस्टल में जम जाता। तो यूनलिए जलते हुए उल्कापिंड की तरह था। उसका पूरा शरीर आग में लिपटा हुआ था और जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ता, धरती खुद ब खुद जल उठती। झूरोंग जाति के लिए उसकी नफरत उसकी दहाड़ में बदल चुकी थी। वल्कन ब्लास्ट की ताकत उसके अंदर जमा हो रही थी और उसका हर मुक्का ऐसा था जैसे कोई छोटा ज्वालामुखी फट रहा हो। वो गरजा और मुक्का मारा। शॉकवेव से दर्जनों मीटर ऊंची आग की लहर उठी और तपती हवा ने स्टील तक को पिघला दिया। हरामी कचरा, तुम सब मरोगे। उसकी दहाड़ के साथ आग का समंदर फूट पड़ा। 5 में से 2 झूरोंग योद्धा सीधे उड़कर पीछे जा गिरे और उनकी लाल आर्मों में दर्जनों दरारें पड़ गई। हालांकि ये 5 झूरोंग योद्धा भी साधारण नहीं थे। हर एक किसी प्राचीन वॉर गॉड जैसा था। वो लावे पर खड़े थे, भारी कदकाठी, चट्टान और खून से बनी आर्मोर और आंखों में अबिस जैसी आग। उनकी चाल में कोई हड़बड़ी नहीं थी, बस शांत, विनाशकारी दबाव। उनमें से एक ने हाथ उठाया। एक चमकदार लाल आग की रेखा हवा में खिंच गई। जहां से वो गुजरी, हवा पारदर्शी तरंगों में जलने लगी। वो आग की धार सीधी सुजाकू की तरफ कटी। सुजाकू की आंखें बिल्कुल शांत थी। उसने दोनों हथेलियां जोड़ी। उसके पीछे नीली आग से बना सुजाकू अपने पंख फैलाकर उभरा और ठंडी दहशत के साथ उस आग की धार को निगल गया। नीली और लाल ताकतें हवा में टकराई। रोशनी इतनी तीव्र थी कि आसमान नजमीन कांप उठे। झूरोंग योद्धा का हमला सोख लिया गया। ज्वाला सुजाकू की हथेली में जम गई और अगले ही पल चूर चूर हो गई। सुजाकू ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारी आग बहुत कमजोर है, इतनी भी नहीं कि मैं ढंग से उसे खा सकूं। उसके इस खुले तन से बाकी 3 झूरोंग योद्धा भड़क उठे। एक ने पत्थर का भाला उठाया। उसकी डंडी जमी हुई आग से बनी लग रही थी। एक ही वार में उसने जमीन में विशाल गड्ढा कर दिया। दूसरे ने दोनों बाहें फैलाई। आग की लहर सैकड़ों सांपों जैसी ज्वालाओं में बदल गई, हवा को चीरती हुई। आखिरी योद्धा आसमान से नीचे उतरा। उसके उतरते ही शॉकवेव से सैकड़ों मीटर तक जमीन फट गई। तो यूनलिए दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा। उसने दोनों बाहें क्रॉस की। उसकी मुट्ठियों पर सफेद सी आग भड़क उठी, इतनी तेज कि उसका रंग तक उड़ चुका था। ये इस बात का संकेत था कि तापमान अपनी सीमा पार कर चुका है। उसने सीधे भाले से टक्कर ली। एक ही मुक्के में भाला चकनाचूर हो गया। टूटे हुए टुकड़े हवा में चिंगारियों में बदल गए, जिन्हें सुजाकू की नीली बर्फीली आंधी ने निगल लिया। सुजाकू ने ठंडे स्वर में कहा, आइस प्रिजन सुजाकू, सील। आसमान से अनगिनत नीले पंख गिरे, बर्फ और बर्फीली धारों से बनी तलवारों की तरह। 5 झूरोंग योद्धा पल भर में घिर गए। उनकी आग छीनी गई। उनकी ऊर्जा खिंचकर रोशनी की धारों में बदली और सब कुछ सुजाकू की हथेली में समा गया। कमबख्त, ये कैसी अजीब ताकत है? झूरोंग योद्धा गरज उठे। ध्यान देने वाली बात यह थी कि जब झांग यी ने पहली बार सुजाकू को देखा था, तो उसने भी उसकी एबिलिटीज की जमकर तारीफ की थी। अब उसकी एबिलिटी इंडेक्स 26,000 तक पहुंच चुकी थी। वो सीधे बिशप लेवल इनह्यूमन से टक्कर लेने की ताकत रखती थी। और ऊपर से ये 5 झूरोंग योद्धा उसकी ताकत से पूरी तरह काउंटर हो रहे थे। उनकी एबिलिटीज सुजाकू के सामने अपने आप 30% कमजोर हो जाती थी। मौका देखते ही तो यूनलिए आगे बढ़ा। उसने लावे पर जोर से पैर पटका।
नीचे से आग फट पड़ी। वो गर्जा और मुट्ठी आसमान से नीचे दे मारी। दोनों की तालमेल एकदम परफेक्ट थी। सुजाकू उनकी मूवमेंट्स और एबिलिटीज सील कर रही थी, उन्हें बस उसकी ताकत के लिए फ्यूल बना रही थी। और तु युनलिए सीधे फैटल स्ट्राइक दे रहा था। एक विशाल आग की मुट्ठी आसमान से गिरी। धड़ाम, धरती कांप उठी। पांचों झुरोंग योद्धा पूरी तरह लावे में कुचल दिए गए और उनकी ज्वालाएं उसी पल बुझ गई। ईस्ट चाइना सी कमांड सेंटर में सैटेलाइट स्क्रीन पर यह दृश्य देखकर ली गुआंगशियाओ ने राहत की सांस ली, मेज थपथपाई और मुस्कुराकर चिल्लाया, शाबाश। श्वेनवू ने सिर हिलाया। सुजाकू और तु युनलिए साथ हो तो ये दुश्मन कोई खास बात नहीं। उधर ब्लिजर्ड सिटी कमांड सेंटर में झू झेंग बाहें बांधे गंभीर चेहरा लिए खड़ा था। बगल में बैठी झू यू की आवाज खाली घाटी में बहते झरने जैसी ठंडी थी। लगता है उन्होंने ठीक से निपटा लिया। लेकिन जैसे ही उसने कहा, स्क्रीन कांप उठी। धरती के अंदर से एक गहरी गूंज आई, मानो कोई विशाल दैत्य नींद से जाग रहा हो। फिर कम्युनिकेशन चैनल में एक धीमी हंसी गूंजी, ऐसी गूंज जो इंसानों की नहीं थी। दिलचस्प, तो यही है छठी पीढ़ी की ताकत। उसकी आवाज गहरी थी और उसमें ऊपर से देखने वाली घृणा साफ झलक रही थी। ये आवाज सुनते ही अभी अभी लड़ाई खत्म करने वाले सुजाकू और तु युनलिए दोनों के चेहरे बदल गए। क्या अभी और दुश्मन भी है? जमीन पर लावा उफरने लगा, मानो कोई दिल जोर जोर से धड़क रहा हो। आग के समंदर से एक विशाल आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। उसके शरीर पर गाढ़ी लाल लावा आर्मोर थी। छाती पर बहती हुई आग की नसें चमक रही थी और उसका पूरा शरीर घुटन पैदा करने वाली गर्मी उगल रहा था। वो हर कदम रखता तो धरती धातु की तरह कराह उठती। उसके पैरों के नीचे का लावा खिंचकर आर्मोर में समा जाता और आग की नसों में बदल जाता। आधा चेहरा आग की रोशनी में छिपा था, होठों पर घमंडी मुस्कान और आंखें मानो सब कुछ जला डालें। एक और ज़हुरोंग योद्धा, लेकिन उसकी ऑरा पिछले पांचों से कई गुना ज्यादा थी। लू शाओ, ज़हुरोंग जाति का एलीट और इस लैंडिंग ऑपरेशन का एक लीडर। उसने बेरुखी से सुजाकू और तु युनलिए को देखा। उसकी आवाज आग के समंदर पर गरजते बादल जैसी गूंजी, तुम काफी मजबूत हो। 5 ज़हुरोंग योद्धाओं को मार दिया। फिर उसने ठंडी हंसी हंसी, लेकिन अगर जमीन वालों की सबसे बड़ी ताकत बस इतनी ही है तो ये बेहद निराशाजनक है। सुजाकू और तु युनलिए ने एक साथ ऊपर देखा। उनकी नजर लू शाओ पर जमी हुई थी। वो दबाव अब तक के किसी भी दुश्मन से कहीं ज्यादा था। धरती की गर्मी से हवा उबलने लगी। तापमान तेजी से बढ़ा। खंडहरों में पड़ा स्टील तक नरम होने लगा। यहां तक कि सुजाकू की नीली बर्फीली आग भी अस्थिर होकर थरथराने लगी। सुजाकू की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने कहा, तुम इनके नेता हो? लू शाओ के होठों पर मुस्कान और गहरी हो गई। उसके कंधे से आग भड़की और एक क्रूर फायर बीस्ट बनकर उसके पीछे मंडराने लगी। नेता? वो हंसा, नहीं, मैं तो बस कचरा साफ करने आया हूं। उसकी हंसी रात के आसमान को चीरती हुई आग जैसी थी। आग की रोशनी ने आधा आसमान लाल कर दिया और उसी पल दोनों के इंटेलिजेंस सिस्टम्स ने तेज आपात चेतावनी बजा दी। चैप्टर 2472 द ज़हुरोंग क्लान 3। ली गुआंगशियाओ का चेहरा बदल गया। ये तो और भी ज्यादा ताकतवर एलियन है। सुजाकू, सावधान रहो। ये कोई साधारण योद्धा नहीं है। ये एलियन जाति के लीडर्स में से एक लगता है। झू झेंग ने आंखें संकरी की और धीमी आवाज में कहा, लगता है असली जंग अब शुरू हुई है। पास खड़ी झू यू ने सैटेलाइट मॉनिटरिंग और तु युनलिए के उपकरणों से पूरा दृश्य देखा। क्या मुझे सपोर्ट की तैयारी करनी चाहिए? उसने शांत स्वर में
झू झेंग की ओर देखते हुए पूछा। झू झेंग गहराई से भौहें सिकोड़कर बोला, स्थिति साफ नहीं है, हमें अभी और देखना होगा। हमें नहीं पता एलियन जाति कितनी ताकतवर है। झू यू ने चुपचाप सिर हिलाया और कुछ नहीं बोली। कुरामा सिटी के युद्ध क्षेत्र में आग उफन रही थी। पूरी दुनिया भट्ठी जैसी लग रही थी। सुजाकू के पीछे का इलाका, जो उसने बनाया था, अब एकमात्र सुरक्षित जोन था। बाकी पूरा शहर कब का जलकर खाक हो चुका था। लू शाओ के शरीर का तापमान बेहद डरावना था, इतना ज्यादा कि हवा तक उसकी गर्मी से मुड़ रही थी, मानो पूरी दुनिया उसी ने जला दी हो। वो ठंडी नजर से सामने खड़े दोनों इंसानों को देख रहा था। उसकी आंखों में घमंड और तिरस्कार साफ झलक रहा था। अब निष्कासन ऑपरेशन शुरू करते हैं। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन गूंज ऐसी थी जैसे गरजता हुआ बादल। अगले ही पल एक भयानक शॉकवेव फट पड़ी। ये लू शाओ की पूरी ताकत के खुलने की शुरुआत थी। उसके शरीर से उठती आग ने पूरे शहर को हिला दिया। सुजाकू और तु युनलिए एक साथ पीछे हटे। दोनों के चेहरे के रंग उड़ चुके थे। टैक्टिकल गॉगल्स पर लाल अलार्म चमक उठा। स्क्रीन पर खतरनाक आंकड़े उछल पड़े। एबिलिटी इंडेक्स 32,000। तो युनलिए की सांस अटक गई। सुजाकू की भौहें सिकुड़ गई। उसकी नजर बेहद तेज हो गई। ये पिछली पांचों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। भले ही मुश्किल होने वाली थी, लेकिन सुजाकू के दिल में लड़ने की ललक जाग उठी। 26,000 एबिलिटी इंडेक्स के साथ यह पहली बार था जब वो सीधे बिस्पलेवल अस्तित्व से टकरा रही थी। वो देखना चाहती थी कि क्या अपनी आइस प्रिजन वर्मिलियन बर्ड की ताकत से वो इस स्तर के दुश्मन का सामना कर सकती है। कभी न कभी मैं भी हुआशु किंगडम के आसमान का एक हिस्सा संभालूंगी। उसी आदमी की तरह वो भी तो अक्सर खुद से ज्यादा ताकतवर दुश्मनों से लड़ता है और हर बार जीतता है। तो मैं क्यों नहीं? इस पल झांगी सुजाकू का आदर्श बन चुका था। उसे ये नहीं पता था कि अगर इस समय झांग यी यहां होता और उसके पास कोई एब्सोल्यूट डिफेंस न होता, तो वो बिना सोचे समझे भाग जाता। सुजाकू ने नीली बर्फीली सांस छोड़ी। उसके पीछे सैकड़ों मीटर ऊंचा आग सा आभास लिए विशाल नीला वर्मिलियन बर्ड अपने पंख फैलाए खड़ा था। उसका दबाव दिल दहला देने वाला था। लू शाओ बस दिलचस्पी से देख रहा था। उसकी आंखों में जरा भी भावना नहीं थी। भागने के बजाय मुझसे जंग छेड़ने की हिम्मत काफी दिलचस्प है। अचानक लू शाओ के शरीर से बेहद भयानक दबाव फूटा। वो ताकत नर्क की धड़कन जैसी थी, इतनी भारी कि हवा तक जमती हुई महसूस हुई। तो युनलिए का एबिलिटी इंडेक्स सिर्फ 16,000 था। ऐसे अस्तित्व के सामने उसके पास कोई प्रतिरोध नहीं था। उसकी छाती पर मानो विशाल पत्थर रख दिया गया हो। सांस लेना तक मुश्किल हो गया। सिर्फ रौब दिखाकर हमें डराना चाहते हो? ये मत समझो। सुजाकू ने खुद को संभाला, हथेलियां जोड़ी और अपने शरीर के भीतर नीली आग का जबरदस्त विस्फोट कर दिया। आइस प्रिजन वर्मिलियन बर्ड ने अपनी पूरी ताकत खोल दी। अनगिनत नीले आगपंख फूट पड़े। स्पेस का तापमान चरम निचले स्तर तक गिर गया। बहता हुआ लावा तक नीले क्रिस्टल की दीवारों में जम गया। तो युनलिए, उसने धीमी आवाज में पुकारा। तो युनलिए तुरंत समझ गया। वो दहाड़ा और वुल्कन एक्सप्लोजन की ऊर्जा को चरम सीमा तक खींच लिया। उस पल दुनिया का रंग बदल गया। आसपास की सारी आग सिमटकर नन्हे प्रकाश कणों में बदल गई और उसकी मुट्ठी के सामने इकट्ठा होने लगी। एक्सप्लोडिंग गॉड, मीटियोर स्ट्राइक। एक ही मुक्के में मानो आसमान फट गया। आग ने रात के आसमान को लाल रंग से रंग दिया। दोनों की संयुक्त ताकत किसी सर्वनाशकारी संगीत जैसी थी। लेकिन लू शाओ बस ठंडे स्वर में हंसा। उसने दाहिना हाथ उठाया। उसकी हथेली में लाल ऊर्जा इकट्ठा होकर हवा में एक जलते हुए सूरज में बदल गई। ब्लेजिंग फ्लेम। उसके मंत्र के साथ धरती गरज उठी। एक ही पल में पूरे शहर में आग भड़क उठी। सड़कें,
गाड़ियां, इमारतें, लाशें, धूल, सब कुछ एक साथ जल उठा। पूरा आसमान नारंगी लाल आग का समंदर बन गया। सुजाको ने पूरी कोशिश की, नीली आग से बैरियर बनाया, फिर भी उसे पीछे हटना पड़ा। उसकी बर्फीली आग जमीन की आग की ऊर्जा सोख रही थी, लेकिन उस आग का पैमाना उसकी सीमा से बहुत बड़ा था। एबिलिटी के गुणों का फर्क दोनों के सुपर पावर इंडेक्स के बीच की खाई को नहीं पाट सका। ऊपर से प्राचीन जाति होने के कारण ज़ूरोंग क्लान की सुपरनेचुरल कंट्रोल भूमि निवासियों से कहीं बेहतर थी। सुजाको ने सिर्फ आधा साल ही मूवमैन मेडिटेशन टेक्निक सीखी थी। वो अपनी ताकत की असली सीमा अभी नहीं खोल पाई थी। नतीजा, इस टकराव में उसे भारी झटका लगा तो युनलिए पूरी ताकत से आगे बढ़ा, वुल्कन एक्सप्लोजन को फोड़ दिया, लेकिन शॉकवेव ने उसे उछाल दिया। वो दूर खंडहरों में जा गिरा। उसके शरीर का आधा हिस्सा जलकर काला पड़ चुका था। सुजाको ने दांत भींच लिए। उसकी आंखों में जलती नीली आग लगभग बुझ चुकी थी। कम्युनिकेटर बज उठा। ली गुआंगशियाओं की आवाज आई, सुजाको, बाकी सब छोड़ो, तुरंत पीछे हटो। ये हाई लेवल ज़ूरोंग लीडर है। एनर्जी लेवल कन्फर्म 32,000। हम अभी श्वेनवू को भेज रहे हैं। अब समय नहीं है। सुजाको की आवाज कांप रही थी। उसका बैरियर टूटने लगा। नीली आग धीरे धीरे नारंगीला लपटों में निगली जा रही थी। अब उसे समझ आया दुश्मन कितना भयानक है। बिशप लेवल और चैरियट लेवल के बीच की दूरी आज भी एक अथाह खाई थी। लेकिन अगर वो चाहती भी तो क्या भाग सकती थी? चारों तरफ आग का अंतहीन समंदर था। और वो उन लोगों को कैसे छोड़ देती जिन्हें उन्होंने बड़ी मुश्किल से बचाया था? हजारों लोग अब भी वही थे, अपनी आखिरी उम्मीद सुजाको और तू युनलिए पर लगाए हुए। वो दोनों नागरिकों को छोड़कर अकेले भाग नहीं सकते थे। लू शाओ ने उन्हें देखा। उसके होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। यही है तथाकथित छठी पीढ़ी की ताकत। मेरी सांस की गर्मी भी सहन नहीं कर पा रहे। उसने हाथ फैलाया। जलती हुई ऊर्जा इकट्ठा होकर लावे की बनी एक विशाल हथेली में बदल गई। वो हथेली धीरे धीरे वर्मिलियन बर्ड को जकड़ने लगी। आइस प्रिजन वर्मिलियन बर्ड चीख उठा। उसने पूरी ताकत से बर्फीली आग छोड़ी, चारों ओर फैलती गर्मी को सोखने की कोशिश की। लेकिन शक्ति की इस रस्साकशी में वो धीरे धीरे हार की ओर खिसकने लगी। सुजाको और तू युनलिए ने हार नहीं मानी। वो आखिरी दम तक लड़ते रहे, लेकिन दोनों जानते थे इस दुश्मन को अकेले हराना नामुमकिन है। इसी पल 2 दिशाओं में डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा गया। जियांगनान रीजनल हेडक्वार्टर, डोंगाई रीजनल हेडक्वार्टर। हमें एक अपराजित दुश्मन मिला है। हम सहायता का अनुरोध करते हैं। तुरंत सहायता भेजिए। दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।